वंदे मातरम, जय भारत। गुरुकुल समाचार की टीम पहुंची है आज हरिद्वार में। हरिद्वार में इस समय हम उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष नायक, कैंसर के विशेषज्ञ हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इनका नाम है कैंसर को लेके। अखंड भारत स्वाभिमान की जो एक मुहिम है पूरे विश्व को कैंसर मुक्त करने के लिए, आने वाली 23 जुलाई को अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर इस विश्व को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में। आप सबको ज्ञात है कि इस सम्मेलन में जो 31 दिसंबर को सम्मेलन रखा था, उससे दायरा हमने चेंज किया है। 31 दिसंबर में हमने एक जो शर्त रखी थी कि 20 से अधिक कैंसर रोगी जिन्होंने भी ठीक किए वो सभी आमंत्रित किए थे। इस बार हमने इसको थोड़ा सा सीमाओं को बढ़ाते हुए, क्योंकि कैंसर एक महामारी है और कहाँ से क्या विचार मिल जाए जिससे समाज को लाभ हो जाए, इसलिए मात्र अगर एक भी कैंसर रोगी किसी भी वैद्यगण ने ठीक किया है तो वो सभी इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ जहाँ हमें पता चलता है निमंत्रण के लिए हम जाते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आप सब अच्छे से आप परिचित हैं कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य है कैंसर के कारणों की खोज करना, दूसरा वर्तमान परिस्थिति में विविध प्रकार के कैंसर के परिणाम, और तीसरा वर्तमान समय में नई कैंसर रक्षक औषधियों का निर्माण करना। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष नायक जी हैं। सबसे पहले तो आपको वंदे मातरम और बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो मेरा जो पहला प्रश्न आपसे कैंसर के विषय में है, अब तक आप कितने कैंसर रोगियों को देख चुके हैं? देखो, मैं तो संख्या तो बताऊंगा, कई हज़ारों से दिखा हूं कि मैं विगत 17-18 साल से सेवा दी पतंजलि योगपीठ से, जो विश्व प्रसिद्ध संस्थान है। वह विशेषकर कैंसर डिपार्टमेंट भी देखता था। वहीं कम से कम 7-8 हज़ार कैंसर पेशेंट जिसको हमने ठीक किए तो नहीं बोल सकते, कई सालों 10 साल तक मरने नहीं दिए। इन्हें हमने एक बात कह सकते हैं वो ठीक किए हैं, इस बड़े लेवल तक काम किए। और मैं 2015 से यहाँ अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ, अमृत संधान रूप से पूरे देश भर में कैंसर रोगी को सेवा करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो हम जानते हैं जिस दुनिया में है लाखों टन यूरिया, पेस्टिसाइड्स, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जो कि अपने शरीर के लिए सही मानेंगे स्वास्थ्य रक्षक नहीं है, कहीं ना कहीं बिगाड़ता है। और मैं मानता हूँ ये सारे अनकंट्रोल इस तरह की अपने विभिन्न भोजन के रूप से, श्वास के रूप से, विभिन्न रूप से लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमने डीएनए को तोड़ मोड़ करके जो फोड़े बनाता है, जिसको कैंसर के मूल कारण मानते हैं। तो उसी के लोगों को जन सचेतना, लोगों को आयुर्वेद सिखाना है, खान पान सिखाना है। और कोई कैंसर में पीड़ित होता है वो कैसे उसको बचाया जा सके, कैंसर जैसे महामारी से उसको रक्षा किया जाए, उसके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं कैंसर सेवा करने के लिए। इसी तरह मैं अमृत संधान की तरफ से काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा एक कारण बताया। वैसे तो कैंसर के अब तक 32 कारण राजीव दीक्षित गुरुकुल और अखंड भारत स्वाभिमान रिसर्च कर चुका है और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे चुका है। जैसे जयपुर का एक केस दिखाया था हमने, जहाँ पे मोबाइल टावर था उसके आसपास 32 कैंसर के केस दिखाए थे। या फिर फरीदाबाद का केस स्टडी हमने प्रस्तुत किया था, जहाँ पे वो कचरे का ढेर था। उस गांव में 60 कैंसर रोगी थे जहाँ पे प्लास्टिक जलाया जा रहा था। तो मेरा जो अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे है कि अब तक जितने भी प्रकार के कैंसर आपने देखे, सबसे अच्छा रिजल्ट किस प्रकार के कैंसर में, यानी कि लीवर कैंसर, बच्चादानी कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, किस में सबसे अच्छा रिजल्ट आपने देखा? नहीं, देखिए, इसमें जिस हमने देखते हैं कि पूर्ण रूप से जिस मरीज को औषधि और आहार विहार सेवन का टाइम होता है, लगभग सभी ठीक हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो एडिनोकार्सिनोमा, पेट में, लीवर में, आंतों में, ये सब होने वाले कैंसर अगर उनके एक्यूट रूप नहीं है तो आराम से ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद गले के एसोफेगस कैंसर, माउथ कैविटी रिलेटेड कैंसर, ये भी आसानी से ठीक होता है। ब्रेन कैंसर में कुछ को छोड़ के, जो एस्ट्रोसाइटोमा आदि ठीक करके, कि उसमें एकदम तेज़ी से ग्रोथ होता है, उसके कभी कभी कम लाभ मिलता है। बाकी ग्लियोमा रिलेटेड बाकी कैंसर में भी अच्छे लाभ मिलता है। अच्छा, ब्लड कैंसर में CML और क्रोनिक कैंसर को आसान रहता है कि समय मिलता है। एक्यूट केस में देखें कि हमने समय नहीं मिलता, वो रोगी भी सपोर्ट नहीं करता है कि एलोपैथी भी लेते हैं, लेते हैं, तो उसमें इतने लाभ नहीं मिलता है। बाकी ALL और AML के छोड़ के बाकी कैंसर में, ब्लड कैंसर में भी अच्छे हमने लाभ दिए हैं। जी।
तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। मैं एक बताना भी चाहूँगा, ब्रेन कैंसर में नीम झरा एक औषधि आती है, अगर आपने कभी प्रयोग की हो। नीम, जो प्राचीन नीम होता है, उसके दूध के रूप में टपकती है। तो कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उसके मिश्रण के बाद वो औषधि अगर हम देते हैं तो ब्रेन कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट हमने लिए हैं। लगभग कितना समय एक कैंसर रोगी को हील करने में लग जाता है? देखिए, कैंसर हमने जो यहाँ के औषधि प्लान करते हैं, पहले हफ्ते में ही कैंसर का इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन पूरे ठीक होने के लिए 6 महीने से 2 साल लगता है, क्योंकि ये सारे लीजन सीलिंग करना है, उसका टेंडेंसी कम करना है, उसके जो बढ़ने की ग्रोथ का जो कारण होता है उसको कंट्रोल करना है, इसलिए 6 महीने से 2 साल तक लगता है। अभी तक कोई ऐसा रोगी आपने अनुभव किया अपने जीवन में कि 4-5 साल पहले ठीक होके गया और उसको रीअकरेंस हुआ, दोबारा हुआ? नहीं, होते हैं अक्सर गुरु जी, क्योंकि खान पान इस तरह ही है, फिर जाने में सब प्रिकॉशन वगैरह नहीं लेते हैं, वो पेशेंट फिर दोबारा रिकरेंस के चांस होता है, ठीक से होते हैं जी। ये हमने भी अनुभव किया है, 3 रोगी हमारे भी रिकरेंस हुए, इसलिए हमने ये सवाल किया। आज वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास, हमारी सभी वैद्य गणों की डिपेंडेंसी है जड़ी बूटियों पे, और जड़ी बूटियों की क्वालिटी निरंतर गिरती जा रही है, क्योंकि तुलसी भी यूरिया DAP से उगाई जा रही है। इवन हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार का, जैसे भूमि आंवला हुआ, मकोई हुआ, ये भी अब पूरा केमिकलाइज होता जा रहा है। तो इस विषय में आपका क्या अनुभव है कि इसका विकल्प सरकार को या वैद्य गणों को मिलके कुछ रिसर्च के रूप में या कुछ सैंपल रूप में, जैसे हमारी जो टीम है एक लगभग 100 एकड़ भूमि पे ये कार्य प्रारंभ करने जा रही है, बहुत जल्द भूमि की तलाश में हम लोग। तो इस विषय में, क्योंकि आप बहुत बड़े संस्थान में भी रहे हैं और आपका कार्य बहुत बड़ा है, तो कभी इस विषय पे कुछ विचार किया आपने? नहीं गुरु जी, हम जानते हैं कि गावो विश्वस्य मातरम, जब गाय अपने दुनिया में जिंदी रहेगी तब हमारी दुनिया बच सकता है, ह्यूमन मैनकाइंड बच सकता है। तो गाय के मतलब ऑर्गेनिक खेती, जब तक अपने शुद्ध रूप से औषधि और भोजन नहीं मिलेगा, ये सारे कैंसर, डायबिटीज, इस तरह की बीमारी मिलती रहेगी। तो सभी वैद्य को, सभी को प्रयास होना चाहिए कि आगे वाले जनरेशन को बचाने के लिए, ह्यूमन को बचाने को, गो आधारित कृषि और गाय को बचाना जरूरी है। अगर ये सब मिलता है तो फिर हमने ये सारे तमाम बीमारी से बच सकते हैं और मानव समाज को बचाया जा सकता है। आज भारत के सामने वैद्य एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आधुनिकता के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़। यानी मैं यूँ कहूँ कि जितने भी हमारे बीज सीधा सीधा प्रतिनिधि है ईश्वर का, प्रकृति प्रतिनिधि करती है ईश्वर का। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आप सिद्ध करो ईश्वर है, तो हम प्रकृति के माध्यम से ही सिद्ध करते हैं कि एक 2 इंच की निबोड़ी 50 फीट का पेड़ बन जाती है। ये ताकत ईश्वर की है। कोई दूसरा वैज्ञानिक अगर डेवलप कर दे तो हमें बताए। तो लेकिन अब हो क्या रहा है कि बीजों के साथ छेड़खानी, पहले हाइब्रिड सीड आए और अब GM सीड्स यानी कि अब तुलसी का पौधा आप देख पाएंगे, लगभग 20 फीट की ऊंचाई का तुलसी का पौधा होगा, 3-3 क्विंटल पत्ते आपको मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे गोवंश को ख़त्म किया गया, जो हमारी मूल नस्लें थी उनको ख़त्म करके जर्सी, होलिस्टीन लाई गई, और उसके बाद उससे भी एक एडवांस स्टेज का षड्यंत्र हमारे सामने आया गौ संवर्धन के नाम पर, सीमन। क्योंकि जब सीमन के माध्यम से, हमने जो अपना ऑब्जर्वेशन है, सीमन के माध्यम से जब गौ तैयार होती है, उसका गोवंश आता है, तो उसके गोमूत्र में या दूध में उस प्रकार के गुण नहीं होते हैं जो प्राकृतिक नंदी के माध्यम से तैयार होती है। तो इस विषय पे, स्पेशली GM सीड्स के विषय पे और अप्राकृतिक सीमन के माध्यम से जो एक गलत कार्य इस राष्ट्र में हो रहा है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारे जो परमात्मा ने जो हमने DNA दे रखा है, नेचर के हिसाब से डिजाइन है। हमने वो नेचुरल अपने DNA, शरीर का जो कोश है, कोशिका है, जितना भी अपने नेचुरल खाने की चीज़ है। हमने इसे अगर विकृत खान पान लेंगे, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक से ठीक रह नहीं पाएगी, यानी हम स्वास्थ्य बनाए नहीं रह सकते। तो ये हाइब्रिड सीड्स, जीनोम सीड, A2 मिल्क, A1 मिल्क, ये सारे कहीं ना कहीं सही स्वास्थ्य के लिए, कि हमारे नए जनरेशन के लिए बहुत मारात्मक स्वरूप है। तो इसको जितने दूरों से होना चाहिए, अपने समग्र रूप से विरोध करना चाहिए, और अपने प्राकृतिक रूप से जो खाना, दूध आदि मिलेगा, यही अपने मानव समाज अपने सही ढंग से अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। तो बहुत ही अच्छे उत्तम विचार हैं डॉक्टर साहब के। तो अंत में आपसे प्रार्थना है कि आप जो है इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे। ये निमंत्रण अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से कैंसर मुक्त संसार अभियान का आपको निमंत्रण दिया है, और आपको एक जिम्मेवारी भी हम दे के जाते हैं कि उत्तराखंड और इस क्षेत्र में
जितने भी वैद्यगण हैं उनकी सूचना एकत्रित करके उनको सूचित करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने दो शब्द जरूर कहें। हाँ जरूर, ये अच्छी पहल है कि आयुर्वेद ज्ञान को आपस में कैसे इसको एलाबोरेट किया जाए, कि शेयर किया जाए। इसलिए आज गुरुजी ने अच्छे अपने अखंड भारत स्वाभिमान में अच्छे काम कर रहे हैं। तो जितने भी आयुर्वेद में श्रद्धा रखने वाले कि जो वैद्य हैं वो अवश्य इस मीटिंग में आए, और मैं भी प्रयास करूँगा अपने तरफ से अपने मित्रों को जो जानकारी है शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे श्रोतागणों को मैं कहना चाहूँगा कि हरिद्वार के आसपास के जो भी बहुत सारे रोगी गुरुकुल में आते हैं, और वो रोगी इतनी दूर ना आके आप यहाँ भी चिकित्सा ले सकते हैं। आपका ये इसका एड्रेस पूरा एक बार बता दें जो रोगी आना चाहे। एड्रेस है ये हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गेट नंबर 8 के पास है, प्रगति विहार। तो सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। आप कोई भी आ सकते हैं इसमें। मैं फ़ोन में भी उपलब्ध रहता हूँ हमेशा, 9897691557 और 8881666309। ये दोनों नंबर हमेशा चलता है, अपने फ़ोन से भी कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो क्या रोगी खाली पेट आए, नाड़ी परीक्षण करते हैं या भोजन करके आ सकते हैं? हाँ देखो, ये दोनों व्यवस्था है। हमने आधुनिक जितने भी चिकित्सा का जो पैथोलॉजी भी फॉलो करते हैं, और नाड़ी के हमारे 20-25 साल का अभ्यास है। नाड़ी की भी अपने परीक्षण के लिए खाली पेट आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा वैद्य जी के साथ बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, जय भारत।